सही था। फर्स्ट क्वेश्चन किसका सही था? पहले लगा ही नहीं, तुम्हारा सही था। व्याख्या करो खड़े हो गए, बताओ कैसे सही था। लघुत्तम से, अरे सुन लो, पेपर डिस्कशन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है लघुत्तम से, बातें नहीं, लघुत्तम से विशालतम कणों के आधार पर निम्नलिखित प्रकार की खंडित चट्टानों का सही अनुक्रम है। खंडित माने टूटी हुई, इसका सही अनुक्रम क्या है, यानी सबसे बड़ी से छोटी की तरफ जाएंगे। Which one is the correct sequence of the following types of clastic rocks? क्लास्टिक नहीं है, क्या होगा ये? इलास्टिक होगा, ये गूगल से किया गया है। इलास्टिक रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। लघुत्तम से विशालतम की, इनमें से सबसे छोटा कण देखना है। शेल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और कॉन्ग्लोमेरेट। देखो इसका यही सही सीक्वेंस है। शेल कण सबसे छोटे होते हैं, शेल चट्टानें सबसे छोटी होती हैं, फिर उसके बाद लाइमस्टोन होगा, फिर सैंडस्टोन होगा और फिर कॉन्ग्लोमेरेट सबसे बड़ी चट्टान होती है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भू-आकृतिक प्रक्रियाओं को ही तरीके से परिभाषित करता है? मतलब ये है इसका, भू-आकृतिक जो प्रक्रियाएं हैं, जियोमॉर्फिक कंडीशंस या प्रोसेसेस हैं, उनको इनमें से कौन सा प्रक्रम डिफाइन करता है? जियोमॉर्फिक का यहां से मतलब हो, भू-आकृति से मतलब हो पृथ्वी के ऊपर बनने वाली जितनी आकृतियां हैं, तो पहाड़ हैं, घाटियां हैं, झरने हैं, प्लेटोज इसमें आ जाएंगे, ये सब, या ज्वालामुखी, जो भी आप इसमें देखना चाहें, इनमें से कौन सी प्रक्रिया उनको परिभाषित करेगी? तो देखना इसमें, चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू फिजिकल प्रेशर एंड केमिकल एक्शन बाय एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनस फोर्सेस। अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन। देखो जब पृथ्वी घूमेगी संचलन होगा, प्लेटें आपस में टकराएंगी, उनमें बदलाव आएगा। ये एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से पृथ्वी घूम कैसे रही है? एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से, एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से ऊपर संरचना हो रही है। अब उनको बैलेंस करने के लिए एक बाहर की ओर से बल लगता है जिसको एक्सोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। ये दो तरीके का होता है, एक हवा का, एक पानी का। तो उसे समतल करने का प्रयास करता है। हवा और पानी दोनों केमिकल रिएक्शन करते हैं? नहीं। हवा केमिकल से मिलकर बनी है? नहीं। पानी भी, रासायनिक क्रियाएं हैं दोनों की। तो ये एकदम करेक्ट डेफिनेशन इसकी आई दूसरे वाले में का ए ठीक है। Consider the following statement: the Jollen Ranges extended in the north-south direction near the border of Sweden and Estonia. ये मैपिंग से क्वेश्चन है, ये बिल्कुल करेक्ट है। जॉलन रेंजेस वही हैं। देखो जब भी ना आपको ऊपर कहीं दो बिंदी लिखी मिल जाए, कहीं भी दो बिंदी या कुछ, इसका मतलब ये है कि ये नॉर्डिक लैंग्वेज में लिखी गई भाषा है। अब इसमें जॉलन लिखा हुआ है, दो बिंदी लगी हैं, इसका मतलब ये स्वीडिश का अंग्रेजी में रूपांतरण है। तो अगर जॉलन का बात है तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही कह रहा है। अगर ऐसे भी, अगर दिमाग लॉजिक लगाना हो तो ऐसे लगा दीजिए, नहीं पता हो तो ऊपर इन्होंने लिख दिया जॉलन, ओ के ऊपर दो बिंदियां हैं, तो ये पहला ठीक है। अब इसमें दूसरा देखते हैं, द वॉजेस माउंटेन इन द फ्रांस आर एन एग्जांपल ऑफ ए ब्लॉक माउंटेन। ये भी करेक्ट है। वॉजेस माउंटेन फ्रांस में है या नहीं? एक मिनट रुको, एक मिनट। The Jollen Range is extended in north-south direction near the border of Estonia
नॉर्वे और स्वीडन। ये नॉर्वे और स्वीडन में है, एस्टोनिया में नहीं है। एस्टोनिया नहीं, यहां पर अगर नॉर्वे होता तो वो करेक्ट। इसका मतलब पहला है द वॉजेस माउंटेन इन द फ्रांस आर एन एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन, बिल्कुल करेक्ट बात है। द ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, हॉस्ट माउंटेन का एग्जांपल है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो 2 और 3 दोनों सही हैं। ब्लॉक माउंटेन कैसे बनती हैं? डाइवर्जेंट प्लेट्स, है ना। और हॉस्ट माउंटेन ऊपर की ओर संचलन, जब पहाड़ का ऊपर की ओर संचलन हो जाए तब जो भी एक संरचना बनेगी तब वो हॉस्ट माउंटेन या उत्खात पर्वत कहते हैं इसे। उत्खात माने ऊपर की ओर उठा हुआ, तो ये हॉस्ट पर्वत जर्मनी में। 2 और 3 सही। नेक्स्ट अंश वैली, ये अंश नहीं है, ये भ्रंश होगा। यहाँ पर ये भ्रंश लिखा होना जाना था, ये गलत अंश हो गया। ये रिफ्ट है, अब ये सही बन जाएगा। भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब 2 भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाए। पहला ही सही है। द रॉक कॉलम बिटवीन 2 फॉल्ट लाइन इज डाउन सिंक। देखो भ्रंश घाटी, मान लो अब जो बीच का जो पर्वत होगा, इसीलिए तो ब्लॉक माउंटेन कहलाएगा। सतपुड़ा भारत में इसीलिए ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि विंध्याचल और महानदी की जो घाटियां हैं, विंध्याचल और नर्मदा की जो घाटियां हैं, नर्मदा और तापी की जो घाटियां हैं वो नीचे की ओर को धंस गई, और रिफ्ट वैली के एग्जांपल हैं। तो इसलिए जहां भी रिफ्ट वैली होगी वहां अगर किसी पर्वत का निर्माण होता है तब वो पर्वत कैसा होगा? ब्लॉक माउंटेन। तो ये पहला इसमें सही है। ठीक है। नेक्स्ट लिखना, ग्रावेन निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति से संबंधित है? देखो जो ऊपर की ओर उठा हुआ भाग होता है, जब नीचे धंस गया और जो ऊपर वाला प्लेट का भाग ऊपर उठा रह गया उसको ग्रावेन कहते हैं। तो ग्रावेन जनरली रिफ्ट वैली से बनी हुई संरचना है, यह रिफ्ट वैली से संबंधित है। भ्रंश घाटियों में ग्रावेन देखने को मिलते हैं। जो ऊपर का भाग है, देखो ये 2 हिस्से, मान लो ये पूरी लैंड है। भ्रंश घाटी तब बनी जब ये वाला हिस्सा नीचे की ओर धंस गया, ऊपर वाला हिस्सा रह गया। ये वाला जो तला है दैट इज नोन एज ग्रेवेन। हाँ, खड़ी ढाल ग्रेवेन कहलाती है। और हॉस्ट है जब ऊपर की ओर उठ जाए कोई पर्वत, किसी संचलन बल के कारण अगर पर्वत ऊपर की ओर उठ गया, नीचे धंसा, एक भाग तो ऊपर खड़ा रह गया, ये ब्लॉक पर्वत हो गया। अब ये यहाँ का यही है, ऊपर वाला भाग ऊपर की ओर खड़ा हो गया, ऊपर वाला भाग ऊपर की ओर उठा, दैट इज हॉस्ट, उत्खात पर्वत। ऊपर की ओर संचलन हो, ये उत्खात पर्वत होगा, हॉस्ट माउंटेन कहेंगे। नेक्स्ट देखना, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण गुरुत्वाकर्षण बल एवं ढाल प्रवणता के अभाव में संभव नहीं। अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन आर नॉट पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्लोप ग्रेडियंट। करेक्ट है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर नहीं होगा या अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो किसी तरीके की गति नहीं होगी। दूसरा, अगर स्लोप ग्रेडियंट नहीं होगा तो फिर पानी रुकेगा कैसे? रुकेगा नहीं तो डिपोजिशन कैसे होगा? डिपोजिशन नहीं होगा तो बनेगा कैसे? मैदान कैसे बनेगा? या जो भी संरचनाएं बन रही होगी। तो फर्स्ट इज करेक्ट। तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण तथा भूप्रपट्टी की लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली परिवर्तनीय क्रियाएं पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं। बिल्कुल करेक्ट है। माउंटेन फॉर्मेशन थ्रू शार्प मेल्टिंग एंड ऑर्गेनिक और जेनिक हो गए प्रोसेसेस अफेक्टिंग लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रिप्स ऑफ अर्थ क्रस्ट कम अंडर द प्लेट डिफॉर्मेशन। देखो प्लेट डिफॉर्मेशन कैसे होती है। मान लो 2 प्लेट,
ये समझ में नहीं आया होगा आपको, किसके आ गया था ये समझ में? आ गया? बताओ, इसको परिभाषित करो, क्या कह रहा है ये? कर देना। देखो अब तुक्का थोड़ी परिभाषित करना है, तो तुक्का थोड़ी करना है, ये समझना जरूरी है। देखो मान लो दो प्लेट आपस में टकराए, ठीक है, मैंने एक चीज आपको बताई थी, अब ये पटल विरूपणी बल होगा, ऊपर की सतह पर लगने वाला बल होगा, तभी तो ये प्लेट आपस में टकराएंगी। देखो दो प्लेट चल रही है, एक तो इसमें बल है एंडोजेनेटिक फोर्स, जिसकी वजह से प्लूम्स वगैरह की वजह से ये मूव कर रही है। एक इसका जो बल है ऊपरी सतह पर भी तो लगेगा। ऊपर की ओर जब हम लोग नीचे से आएंगे तो बल में कमी आती चली जाएगी, नीचे बल ज्यादा लग रहा होगा, ऊपर की प्लेट की ऊपर की सतह पर बल कम लगेगा। जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी और मान लो एक प्लेट हल्की है एक भारी है, तो क्या होगा? भारी प्लेट नीचे की ओर धंस जाएगी, हल्की प्लेट ऊपर की ओर चढ़ जाएगी। अब इसमें जब ये ऊपर की ओर चढ़ेगी तो कोई नई परतें बन जाएंगी या नहीं? नई लेयर्स बनेंगी या नहीं? देखो इसमें क्या कह रहा है, शार्प मेल्टिंग। तो मेल्ट कब होगी? जब नीचे की ओर धंसेगी तो शार्प मेल्टिंग होगी। तो शार्प मेल्टिंग, माउंटेन फॉर्मेशन थ्रू शार्प मेल्टिंग, समझ में आ गया शार्प मेल्टिंग किसको कह रहा है? एंड ऑर्गेनिक प्रोसेस अफेक्टिंग लॉन्ग नैरो स्ट्रिप ऑफ अर्थ क्रस्ट। अब ये अर्थ क्रस्ट की नैरो स्ट्रिप है, ऊपर की ओर जो परत है, ये इफेक्ट हो रही है, कम्स अंडर द प्लेट डिफॉर्मेशन। जब ये प्लेट डिफॉर्म हुई, ये नीचे की ओर धंस गई, ये ऊपर की ओर चढ़ गई, तो दोनों प्लेट डिफॉर्म होगी या नहीं होगी? ये डिफॉर्मेशन की वजह से ये क्या कह रहा है? माउंटेन फॉर्मेशन। अब माउंटेन फॉर्म होगी, ठीक है, नीचे की परत पिघलेगी, ऊपर की परत एक तोड़ मरोड़ के एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगी, तो माउंटेन बन जाएगी या नहीं? जैसे कश्मीर में देखो आपने सिंक्लाइन, जियो सिंक्लाइन, नियो सिंक्लाइन ये सब पढ़ा होगा उसमें फिजिकल ज्योग्राफी में। संबंधीय तरंग मॉडल से आएगा नहीं है? संबंधीय तरंग मॉडल हाँ, और ग्रेविटिव कन्वेंशनल। देखो समनति, अभिनति, परानति, ये सब अच्छा चलो मान लो आपने नहीं पढ़ी। जो जीव संक्रांत होगा वही तो ऊपर उठेगा है, जो जीव संक्रांत होगा वही तो ऊपर उठेगा। जियो सिंक्लाइन ऊपर उठ जाएगा। इसमें एक और चीज है, देखो जब दो परतें आपस में टकराएंगी, दो प्लेटें आपस में टकराएंगी, तो वो इस बात की थोड़ी गारंटी है कि समान रूप से ही ऊपर की ओर उठेंगी, कहीं ज्यादा उठेगी कहीं कम उठेगी। जैसे श्रीनगर की जो घाटी है वो जियो सिंक्लाइन का सबसे फाइनेस्ट एग्जाम्पल है, इसीलिए उसे लटकती हुई घाटी भी कहते हैं। मेघालय में भी हम लोगों को, मेघालय या नागालैंड में भी हम लोगों को लटकती हुई घाटियां प्राप्त होती हैं इसीलिए। तो ये कई तरीके की घाटियां, जब पहाड़ बनता है तो ऊपर की सतह पर लगने वाले बलों के प्रभाव के चलते कई तरीके की घाटियां बनती हैं, कई तरीके के फोल्ड पड़ते हैं, वलन पड़ते हैं। इन फोल्ड को अलग अलग नाम दे दिया गया है, ठीक है, सिंक्लाइन, जियो सिंक्लाइन, ये सब इन फोल्ड्स के ही नाम है, इन मोड़ों के ही नाम है। तो ये यही कह रहा है, माउंटेन फॉर्मेशन थ्रू शार्प मेल्टिंग एंड ऑर्गेनिक प्रोसेस अफेक्टिंग लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रिप ऑफ अर्थ क्रस्ट कम अंडर द प्लेट डिफॉर्मेशन। बिल्कुल करेक्ट बात है, प्लेट डिफॉर्म होती है तभी ये संरचनाएं बनती हैं, उससे पहले नहीं बनेगी। थर्ड, भूतापीय प्रवणता एवं अंदर की ऊष्मा प्रवाह भूपरपटी की मोटाई एवं दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जात बलों के कार्य समान नहीं होते। करेक्ट है। देखो अंदर की ऊष्मा, मैंने बताया ना अभी कि अंदर की जो ऊर्जा होगी वो ज्यादा होगी, ऊपर की ओर जैसे जैसे ऊर्जा आएगी वो कम होगी ऊष्मा, तो वो समान थोड़ी होती है, उसमें असमानता देखने को मिलती है। और जैसे जैसे असमानता, अब देखो प्लेट की मोटाई मान लो कम है, तो ऊपर की ओर ऊर्जा जो है वो ज्यादा पहुंचेगी या कम? ये प्लेट है, इसके नीचे प्लूम बन रहा है, अब ये प्लूम इस प्लेट को चला रहा है। अब इस प्लेट की मोटाई कम है, ये तेजी से चलेगी या धीमे धीमे चलेगी? तेजी से चलेगी। लेकिन अगर ये प्लेट भारी है तो ये धीमे धीमे चलेगी, है ना? तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ऊष्मा जो है वो अलग अलग मिलेगी या नहीं मिलेगी, यही कह रहा है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर की ऊष्मा प्रवाह भूपरपटी की मोटाई एवं दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जनित बलों के कार्य समान नहीं होते।
इसलिए वो समान नहीं होते, कहीं पर ज्यादा होंगे कहीं पर कम होंगे। इसीलिए सागरीय प्लेटें धीरे धीरे गति करती हैं और लैंड जो प्लेट है वो तेजी से गति करती है। तभी सागरीय और लैंड प्लेट जब आपस में मिलती हैं तो सागरीय नीचे धंस जाती है, लैंड वाली प्लेट ऊपर चढ़ जाएगी उसके, क्योंकि उसकी जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है। आया तीनों स्टेटमेंट क्लियर? देखो ये मैंने तुम्हें इस सवाल से पूरा पर्वत निर्माण प्रक्रिया समझा दी डेप्थ में, वो भी अगर तुम थोड़ा सा पढ़ लो इसे घर जाके, या थोड़ा सा पढ़े हुए हो अगर इसे घर जाके, तो यकीन मानना इसमें से एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सब ठीक हो जाएंगे चाहे वो जो पूछो। लेकिन जिन्होंने पढ़ाई नहीं है उनके तो ऊपर से गया होगा, जिन्होंने इसको पढ़ा है एक आध बार उनको आ गया होगा ये क्लैरिटी। चलो इसमें नेक्स्ट देखते हैं। देखो, a paleo channel is the remnant of a dormant river channel that has either been filled or breached by recent sedimentation। देखो नदियां जब चलती हैं तो एक सर्पिलाकार में चलती हैं, सीधी चलती हैं नदियां, सर्पिलाकार चलती है नाक में जाकर सर्पिलाकार। जब मैदानी क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों में जो वो एंटर करती हैं तो वो सर्पिलाकार होती हैं, इसलिए वो मीएंडर्स बनाती है। ठीक है, नदी ने क्या किया? अच्छा एक और चीज है, सर्पिलाकार वही नदियां चलेंगी जो नई होंगी, जो नदियां पुरानी होंगी वो क्या करेंगी, अपना रास्ता इतना ज्यादा गहरा कर देंगी कि वो फिर सर्पिलाकार नहीं होंगी, वो एक घाटी में को बनेंगी और एक निश्चित रास्ते में वो गति करेंगी। जैसे दक्षिण भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बहुत पुरानी है क्योंकि सबसे पुराना लैंड मास है, इसलिए नदियां भी पुरानी है, इसलिए वो एक सीधी दिशा में गति करती हैं। मैप पे देख लो चाहे, मैप तो कोई लाया नहीं एटलस, एटलस अगर किसी के पास है तो दक्षिण भारत की नदियां देखो आपको सीधी रेखा में गति करते हुए मिलेंगी, जबकि उत्तर भारत की नदियों में आपको टेढ़े-मेढ़े रास्ते मिलेंगे। इसलिए उत्तर भारत की नदियां सबसे नई है, क्यों? क्योंकि हिमालय में वाला सबसे नवीन क्षेत्र है वो नहीं। अब इसमें दो तरीके होंगे, जो नई नदियां हैं वो अपना रास्ता परिवर्तित कर देती हैं, नया रास्ता वो चुन लेती हैं। तो जो पुराना रास्ता है जिस पेटे में गाद भर गई है उसे पैलियो चैनल कहते हैं। बांगर के मैदान पड़े थे, बांगर और खामंजर मैदान पड़े थे। बांगर पैलियो चैनल के मैदान से बना, पैलियो चैनल से बना हुआ मैदान होता है। मोटी रेत देखिए इसे धूल कहते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ पैलियो चैनल। उसकी मोटी रेत होती है पीले कलर की, बहुत पुराना डिपोजिशन है वो, इसलिए वो पीला हो गया है। यही है पैलियो चैनल। पैलियो चैनल इज द रेमिनेंट ऑफ अ डोरमेंट रिवर, जहां वो नहीं बहती। चैनल दैट वाज हैज आइदर बीन फिल्ड और ड्रिल्ड बाय रिसेंट सेडिमेंट्स, नए हैं उन्होंने। With reference to the geological importance of paleo channel, consider the following statement। अब इसमें इस बात को ध्यान में रखते हुए दोनों जो स्टेटमेंट है इनको देखना है। पहला, ब्रांचों की गति को समझना, अंडरस्टैंडिंग द मूवमेंट ऑफ फॉल्ट्स। देखो जब नदी किसी घाटी से गुजरी, जैसे ये बताओ भारत की ढाल पूरब की ओर है या पश्चिम की ओर है? कितने लोगों को लगता है कि पूरब की ओर है? अरे ये क्या होता है? ये होता है ये। अच्छा कितने लोगों को लगता है भारत की ढाल पश्चिम की ओर है? वाह, अब बाकी का क्या है? बाकी को कुछ लगता ही नहीं। अरे ऐसे कैसे करोगे आप? अरे या तो गलत हो जाओगे या सही हो जाओगे, इसी में तो कुछ होगा। तो सोच के हाथ उठा दो या बेइज्जती हो जाएगी। वैसे ही तो बात है, पहले लड़कों और लड़कियों की क्लास जब अलग अलग थी तो हाथ में ज्यादा उठ जाते
हम नहीं उठते, क्योंकि अब लड़कों को लगता है कि बेइज्जती हो जाएगी, लड़कियों को भी लगता है कि बेइज्जती हो जाएगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, भारत की ढाल पूरब की ओर है, इसीलिए सामान्यतः नदियां पूरब की ओर बहती हैं। समुद्र का तल भी हम लोग पूरब से ही नापते हैं, चेन्नई बीच से वो मापा जाता है। पश्चिम की ओर ढाल नहीं है, इसलिए पश्चिम की ओर ज्यादा नदियां नहीं बहती। केवल पश्चिम की ओर वो नदियां बहेंगी जो भ्रंश घाटी से जाएंगी। अब मुझे ये बताओ, अगर कोई नदी पश्चिम की ओर बह रही है, ढाल के विपरीत दिशा में बह रही है, तो घाटी को बता रही है या नहीं? ये बताएगी या नहीं बताएगी कि वो घाटी से बह के होके बह रही होगी? पहला, अंडरस्टैंडिंग द मूवमेंट ऑफ फॉल्ट्स, पहला स्टैंड क्लियर हो गया नहीं? भ्रंशों की गति को समझना। देखो, भ्रंश का इसका मतलब ये है कि जो भारत में जो भ्रंश घाटियां हैं वो किधर बन रही होंगी? पश्चिम की ओर बन रही होंगी। इसका मतलब पश्चिम की ओर की जो प्लेट है उस पर दबाव ज्यादा पड़ रहा होगा बनस्पत पूरब की ओर की तरफ से। भ्रंश घाटी कहाँ है भारत में? पश्चिम में, पूरब में है? पश्चिम में है। अच्छा ये बताओ कि प्रायद्वीपीय भारत में जो लोनार एक ज्वालामुखी झील है, वो पश्चिम में या पूरब में है? पश्चिम में, महाराष्ट्र में। इसका मतलब ये है कि भारत की जो प्लेट है, प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर वाली जो प्लेट है, वो पहले सबसे पहले पश्चिमी किनारा में स्टेबल था। इसका मतलब अब ये भ्रंशों की गति को बताएगा, यानी प्लेट की गति किस दिशा में है। भारत की जो प्लेट है, प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट, वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर गति कर रही है। इसलिए कौन सा एरिया सबसे ज्यादा डीस्टेबलाइज हो गया? दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र। पहला स्टेटमेंट सही है। पुरानी अपरदन सतहों, प्रिजर्वेशन ऑफ ओल्ड इरोजन सरफेसेस एंड स्प्रेड आउट, पुरानी अपरदन सतहों और स्तरों के प्रमाणों का संरक्षण सही है कि भाई सेडिमेंट्स हम लोगों को। अच्छा ये बताओ, कोयले के भंडार पूर्व की ओर मिलते हैं भारत में ज्यादा, पश्चिम की ओर? पूर्व की ओर। क्यों? क्योंकि सेडिमेंट रॉक है ये, कोयला, और नदियों के डिपोजिशन के बाद ही ये बनना शुरू हुआ होगा, इसलिए तो कोयला अगर पूरब की ओर मिलेगा तो ये बताएगा कि सेडिमेंट्स वहां इकट्ठे होना शुरू हो गए होंगे बहुत समय से। और एक और बात है, नदियों की घाटियों में मिलेगा ये, उन्हीं क्षेत्रों में मिलेगा जहां नदियों ने घाटियां बनाई हैं, रिवर्स वैली बनी है, और कहीं नहीं मिलेगा। छोटा नागपुर प्लेटो क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है? छोटा नागपुर प्लेटो को अगर आप देखो, वहां से बहुत सारी नदियां निकलती हैं चारों ओर, पहले से ही निकलती होंगी, इसका मतलब सीधे वहां कोयला ज्यादा मिलता है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नदियों में एंटर करते हैं क्योंकि वो तेजी से चलती हैं, तेजी से इसलिए चलती हैं क्योंकि वो जवान है। हाँ, इसमें मुस्कुराने वाली बात नहीं है। जवान है इसका मतलब यंगर है, यंगर है मतलब बाद में बनी है ना, इसलिए वो मेंढर्स बनाती हैं। जब बूढ़ी हो जाएंगी मेंढर्स नहीं बनाएंगी, बल्कि घाटी बना देंगी बिल्कुल सीधी सीधी, इरोजन कर करके वो पेटा भर जाएगा, बाद में वो बूढ़ी हो जाएगी, दर्द से खत्म होने लगेगी। दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां इसीलिए इस तरीके, वहां पर आप देखोगे तो नदियों का पेटे बहुत बड़े दिखेंगे, कई किलोमीटर बड़े बड़े पेटे हैं। जैसे कृष्णा नदी का, कावेरी का, बहुत बड़े बड़े पेटे दिखते हैं। वो केवल तभी फिल होते हैं जब बाढ़ आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8वां क्वेश्चन। विद द रेफरेंस टू द एक्सोजेनिक होगा ये, एक्सोजेनिक प्रोसेस कंट्री, एक्सोजेनिक प्रोसेस occurring on the surface of earth, consider the following statement। अभी एक्सोजेनिक बलों के बारे में पूछ रहा है। Exogenic process derived energy from the atmosphere, energy determined by the sun and the gradients generated by the tectonic factors controlled by the endogenetic forces। बिल्कुल करेक्ट है। हाँ या ना? सही है या नहीं? किसको समझ में नहीं आया मुझे ये बताओ। देखो, बहिर्जनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिकी कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती हैं। अब ये हवा जो चलती है क्यों चलती है बताओ? ये एक्सोजेनिक फोर्सेस है या नहीं है? बहिर्जात बल है या नहीं है बताओ? हवा क्यों चलती है? टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से। कहीं पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, कहीं पर टेम्परेचर कम होगा, तो हवा कम से ज्यादा की ओर चलेगी, ज्यादा से कम की ओर? ज्यादा से
ज्यादा टेम्परेचर से कम क्यों चलेगी? उल्टा बोल रहे हो, सीधा करते हैं। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगी। उच्च दाब से निम्न दाब की हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी। हाई प्रेशर माने ठंडा, लो प्रेशर माने गर्म। तो इसलिए निम्न ताप से उच्च ताप की ओर चलेगी। ठीक है। अब ये किसका मामला है? ये सूर्य का मामला है या नहीं है? पहला सेंटेंस, पहला पार्ट करेक्ट हो गया। अब ये दूसरा कह रहा है सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनीय कारक। विवर्तनीय कारक क्या होते हैं? टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट विवर्तनीय कार्यों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती है। मान लो कहीं पर प्लेट जो है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, इसका मतलब उसके नीचे लावा होगा, इसका मतलब नीचे ऊर्जा उत्पन्न हो रही होगी, इसका मतलब ऊर्जा का कुछ भाग ऊपर भी आ रहा होगा, इसका मतलब वो क्षेत्र गर्म भी होगा। ज्वालामुखियों के आसपास का क्षेत्र गर्म मिलता है नहीं मिलता? तापमान वहां सामान्यतः और जगहों से ज्यादा मिलता है। तो ये जो एंडोजेनेटिक प्रोसेस है ये भी उसमें मदद करता है। ऊपर का तापमान बढ़ेगा, हवाएं चलेंगी। नियंत्रण नहीं, रेगुलेशन, कंट्रोल करना। भूआकृति ये नहीं, नियंत्रण कहाँ लिखा हुआ है इसमें? ये पहला सेंटेंस बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित, हाँ तो रेगुलेट कर रही है यहाँ पर। नियंत्रण का मतलब रेगुलेट करना, उसे चलाना। नियंत्रण माने रोकना नहीं है, यहाँ पर रेगुलेट करना है। रेगुलेट करती है उसे। हाँ लैंड फॉर्म्स भी आ जाएंगे, लेकिन हवा चलने का मतलब लैंड फॉर्म से सामान्यतः नहीं होता। हाँ प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, प्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे हम मान लो कहीं पर पहाड़ है तो हमेशा पहाड़ हवाओं को चलने में मदद करता है। जैसे दिन में जो हवा चलेगी वो पहाड़ की चोटी से नीचे की ओर को चलेगी, और रात में हवा नीचे से पहाड़ की चोटी की ओर को चलती है। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट बिल्कुल होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स से ही वायु जो है वो इस निचले वायुमंडल में है, ऊपर की ओर जाते हैं तो इसीलिए हल्की वायु हमें मिलनी शुरू हो जाती है, हल्की गैसेस मिलती हैं। इतना ही है बस। नहीं वायु संचरण देखो, पृथ्वी की सतह पर तो हर जगह ही ग्रेविटेशनल फोर्स समान है। ऊपर की ओर जाएंगे तो कम होगा, तो सतह पर अगर संचलन की बात करो तो 0 है। लेकिन अगर ये देखो, अगर पूरे यूनिवर्स की बात करो तब फिर हाँ वो प्रभावित करती है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो यह वायु होगी ही नहीं। दूसरा, वनस्पति का घनत्व, प्रकार व वितरण जो प्रमुखतः वर्षा एवं तापक्रम पर निर्भर करते हैं, बहिर्जनक भू-आकृतिक प्रक्रियाओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। बिल्कुल सही है। नहीं गलत है, प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। हाँ प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। देखो अप्रत्यक्ष इस तरीके से, मान लो कहीं पर वनस्पतियों का घनत्व बहुत ज्यादा है, तब वहां तूफान तेज आएंगे या धीमे आएंगे? घनत्व, प्रकार, वितरण, प्रमुखता, वर्षा, तापक्रम पर ये सब निर्भर करते हैं। लेकिन बहिर्जनक भू-आकृतियां प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। जो बहिर्जनक भू-आकृतियां हैं ये ऊपर वाली जो ये प्रक्रियाएं हैं इन पर अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है, उनका डायरेक्ट नहीं होता कोई इनका प्रभाव। The density, type and distribution of vegetation which mainly depend on rainfall and temperature have a direct effect on exogenic geomorphic process। मुझे ये बताओ, वनस्पति और घनत्व जो भी है, ये वितरण जो भी इन्होंने लिखा है, इसमें केवल एक ही बात को समझ लो, वनस्पतियों का घनत्व समझ लो। क्या वनस्पतियों के घनत्व से कभी किसी पहाड़ का निर्माण हो सकता है?
लेकिन किस वनस्पतियों का घनत्व प्रकार एवं वितरण जो प्रमुखतः वर्षा एवं तापक्रम पर निर्भर करती है। लेकिन वनस्पतियों के घनत्व से किस चीज का निर्धारण हो सकता है? वहां की मिट्टी का निर्धारण हो सकता है। अब मिट्टी जो है वो एक बहिर्गमन भू-आकृति है या नहीं है? एक्सोजेनिक फोर्सेस से बनी है या नहीं बनी है? तो इसका इनडायरेक्ट प्रभाव तो है वहां पर। जैसे कहीं पर मान लो मिट्टी, कहीं पर पेड़ पौधे ज्यादा हैं, वहां की मिट्टी में ह्यूम्स की मात्रा ज्यादा मिलेगी या नहीं? ज्यादा होगी। ठीक है, इरोजन का तो यहाँ मतलब ही नहीं है ना। ये फोर्स नहीं है, ये भू-आकृति पूछ रहा है। मान लो उस पहाड़ पर वनस्पतियां ज्यादा हैं, नहीं वो बिल्कुल रोकेगा। तो ये यही तो कह रहा है। और क्या कह रहा है कि अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, प्रत्यक्ष थोड़ी डालता है। फिर समझो, वनस्पति का घनत्व प्रकार एवं वितरण जो प्रमुखतः वर्षा एवं तापक्रम पर निर्भर करते हैं। इसे तो तुम खत्म कर लो। बहिर्जनक भू-आकृति प्रक्रियाओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। जो बहिर्जनक भू-आकृति कौन कौन सी होती हैं? पहाड़ से मिट्टी का बनना है ना। मान लो किसी पहाड़ पर वनस्पतियां नहीं है, इरोजन ज्यादा होगा, और वनस्पतियां हैं तो इरोजन कम होगा। लेकिन क्या केवल वनस्पतियां ही इरोजन करती हैं, इरोजन को रोकती हैं? और भी कई सारे कारण हैं। क्या केवल वायु ही इरोजन करती है, वर्षा भी करती है? या वर्षा ही करती है तो नहीं, वायु भी करती है। तो इनका प्रभाव तो होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट नहीं होता कोई वनस्पतियों का। इसलिए ये केवल यहाँ प्रत्यक्ष नहीं, आपको अप्रत्यक्ष लिखना है, इनडायरेक्ट लिखना है। नेक्स्ट 9वां देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लॉक पर्वतों का निर्माण तन्यता और संपीड़ित अंतर्जात बलों के कारण उत्पन्न दरारों से होता है। बिल्कुल करेक्ट है। ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय cracks caused by tensile and compressive endogenic forces. वॉस्जेस पर्वत और ब्लॉक पर्वत हैं, बिल्कुल करेक्ट है। वॉस्जेस भी और ब्लैक फॉरेस्ट भी। लेकिन जर्मनी का कौन सा? हाँ, ब्लैक फॉरेस्ट दोनों ब्लॉक पर्वतों के उदाहरण हैं। वॉस्जेस माउंटेन वो हॉस्ट पर्वत है। वॉस्जेस नहीं, वॉस्जेस और ब्लैक फॉरेस्ट। अरे वो जर्मनी में कौन सा था? ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में ही है ना। हाँ, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, और ये वॉस्जेस फ्रांस में। ठीक है, ब्लॉक पर्वतों के उदाहरण दोनों सही। नेक्स्ट लिखना, मैरियाना खाई किस महासागर तल में स्थित है? तो लड्डू खा रहे हैं, इसे तो ऐसे ही खा रहे हैं। What is bulging rock? देखो बल्ज जो होता है, मान लो रॉक, देखो बल्ज का मतलब है गड्ढा। किसी पहाड़ में, किसी चट्टान में जो गड्ढा होगा, बल्ज होगा अंदर की ओर, गर्त कह सकते हैं उसे। बल्ज कहते हैं ना, बल्जिंग। डेटिनेशन होगा ना। मुझे ये बताओ, कोई रॉक है और वो रॉक एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से, देखो रॉक जो होती है, मान लो ये लेयर्स से कोई रॉक बनी, ठीक है। अब इस रॉक में अलग अलग सेल हो सकती है, नहीं हो सकती हैं अलग अलग सेल। कुछ सेल इसमें कैसी होंगी, कुछ सेल इसमें मुलायम होंगी, कुछ सेल इसमें कठोर होंगी। अब मान लो हवा चल रही है और पानी है, तो मुलायम सेल क्या होगी, कट जाएगी, और जो कठोर सेल है वो ऊपर की ओर खड़ी मिलेगी। इसको छत्रक भी कहते हैं हम लोग, इसे बल्ज भी कहते हैं हम लोग। ये उभार होता है,
तो ये कैसा होता है? अब इसमें जो बल्ज दिखेगा वो हवा की वजह से साइड वाली रॉक्स तो कट गई, ऊपर वाली जो कठोर रॉक्स थी वो खड़ी रह गई। तो ये अपनति हुआ या अभिनति हुआ? अपनति हुआ, है ना? जो बल्ज ऊपर की तरफ बना वो क्यों बना? जो बल्ज उभरा हुआ भाग जो बन गया रॉक का वो कैसे बना? नीचे वाला जो उसकी रॉक थी वो डिग्रेड हो गई, इरोजन उसका हो गया। तो अब ये नीचे की तरफ जो होगा, पहले तो रॉक बनी थी, साइड में से हवा और पानी से कट गया, ऊपर की ओर उभार खड़ा हुआ रह गया। तो अब जो ये स्ट्रक्चर बनी इसे अपनति कहेंगे या अभिनति कहेंगे? अपनति कहेंगे। अरे कटा कौन सा? नीचे की ओर कटा या ऊपर की ओर उठा? नीचे की ओर कटा ना, तो क्या कहेंगे? डेक्लिनेशन। इसलिए बल्ज का निर्माण कैसे होता है? डेक्लिनेशन की वजह से होता है, डिक्लिनेशन की वजह से होता है। किसके डिक्लिनेशन की वजह से? तो सॉफ्ट रॉक की डिक्लिनेशन की वजह से। छत्रक कहते हैं, शिला छत्रक कहते हैं इसे, उद्वलन। ठीक है, अरे ये तो आसानी है, इसमें वाटर का क्या? सर ये 0 डिग्री पर अपनी मिली इसमें 4 डिग्री पे जम जाती है, सबसे ज्यादा घनत्व किसी को होता है? पानी केमिस्ट्री का अलग सवाल है। 4 डिग्री पे सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है पानी की। हाँ, इसीलिए रहती है। मछली में जिंदा रहने का कारण भी यही है, क्योंकि नीचे का जो घनत्व है वो कम रहता है ऊपर की वजह से। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, डेंसिटी। Which one of the following depositional landform? तो स्टैलग्रामाइट है ये, स्टैलग्रामाइट ये डिपोजिशन है। अब ये तो पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, इसमें कोई तरीका नहीं है आपको। देखो ये मुझे भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे इस समय मेरे भी याद नहीं। इसमें केवल ये रटने वाला मामला है ज्योग्राफी का। मैं इनको देख के बता दूंगा कि ये है तो ऐसे बनी है ये चीज। लैपिस तो लटकती हुई घाटियां होती हैं, लैपिस कहते हैं उन्हें। कंदराएं कहते हैं, कंदराओं में मिलती है लैपिस। जैसे आपने वही हुआ, मान लो पानी कोई चट्टान है, पानी उस चट्टान में किसी वजह से नीचे रिसके जाने लगेगा, तो जो नीचे का जो सॉफ्ट सेल है, जैसे चूने की चट्टान है मान लीजिए, ऊपर ग्रेनाइट है, नीचे की चूने की चट्टान, तो नीचे की चूने की चट्टान क्या होगी? घुल जाएगी, तो वो एक कंदरा के रूप में बन जाएगी नीचे पहाड़ में। जैसे हमारे यहाँ पर चित्रकूट वगैरह में कंदराएं मिलती हैं खूब, या गुफाएं, जैसे वो है ना सुग्रीव गुफा, और न जाने कौन कौन सी गुफाएं हैं, वो ये दक्षिण भारत में है, वो इसी तरीके से बनी हुई हैं। इन गुफाओं को लैपिस कहते हैं, लटकती हुई गुफाएं कहते हैं इन लोग। इनको ऊपर से पहाड़ आपको कोन के रूप में रखा हुआ मिलेगा और नीचे खाली जगह होगी। एक बार इन्हें देख लेना। Arrange the following features created by the rivers in their course starting from upstream. सबसे पहले जब अपस्ट्रीम बनेगी तो सबसे पहले क्या होगा? प्रपात होगा, फिर उसके बाद मियांडर, क्योंकि मैदान में आ जाएगी, मियांडर बनाएगी, फिर उसके बाद चाप झील बनाएगी। हाँ, ऑक्सबो लेक, चाप झील, ऑक्सबो लेक। Which of the following plains is associated? अच्छा एक बात बताओ, इसमें से कोई आपको क्वेश्चन आपके नोट्स में से मिला था? एक भी क्वेश्चन आपके नोट्स में था ज्योग्राफी के? इसीलिए तो मैं कह रहा था आप नहीं, आपको और ये क्वेश्चन यूपीएससी के, आप देखो यूपीएससी के पेपर में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ज्योग्राफी के। किसी ने प्रीवियस ईयर देखे थे यूपीएससी के? अरे किसी ने नहीं देखे? आप प्रीवियस ईयर नहीं देख रहे, कर क्या रहे हो? अरे यूपीएससी का प्रीवियस ईयर नहीं देखा किसी ने भी? ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे उसमें, और ये इससे आसान मिलेंगे,
ये टफेस्ट है, इससे यूपीएससी में आसान मिलेंगे आपको। ये मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए बनाए गए हैं। सर जो इनकी भाषा है ना वो ज्यादा क्लिष्ट है। वो यूपीएससी में मंगल ग्रह से मिलेगी। सर आप पढ़े विषय को समझाते हैं तो फिर तो तुरंत ज्यादा ही और मैं इसलिए पढ़ के समझा पाता हूँ क्योंकि देखो अब वो एक अलग बात है क्योंकि मैं आपको उसको आसान कर देता हूँ। अब आपको केवल इसको पढ़ के इसको देने से आदत बन जाएगी ना, तो आपको भी मुश्किल भाषा आसान लगने लगेगी। देखो बड़ी सीधी बात है, जो चीज समझ में ना आई ना तो बाहर निकाल लो, आगे का पढ़ लो, बात खत्म हो गई। और एक ही पॉइंट समझ में आ गया तो तुरंत अंदाजा लगा लो, बाकी की चीजों को छोड़ दो। बाकी की जो भी चीज आपको घुमा रही है, परेशान कर रही है ना, उसे निकाल दो उसमें से। बाकी का जो बचा हुआ है उसके हिसाब से आंसर आने की कोई कोशिश करो, आंसर आ जाएगा। ये यूपीएससी में क्वेश्चन जो आए आपको आएंगे वो इससे आसान आएंगे, ये टफेस्ट है उससे। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट देख लो, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में कौन सा एक चूना पत्थर कास्ट मैदान होता है? चूने से बने हुए मैदानों को कास्ट मैदान कहते हैं। ये बहादा की वजह बजादा होगा, ग्रेवल से बना हुआ प्लेन होता है बजादा। एलुवियल जलोढ़ों से मिलकर बना हुआ होता है, जो मिट्टी आती है पहाड़ों से बह के, उसे एलुवियल कहते हैं। कास्ट चूने के मैदान होते हैं। और पैन, इसका नहीं पता मुझे। पैनी तो इसकी स्पेलिंग गलत है, इसको PAIN नहीं होता, पैनी प्लेन्स होते हैं। तो इसमें कास्ट मैदान सही है ना। अब आया इतिहास। 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव। मुझे लग रहा है इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। इतिहास में कोई समस्या आई थी सवाल में, वो बताओ इसमें आई। अच्छा, नेक्स्ट देखो, भारतीयों की तरह सुधारने के लिए के संबंध में 1881 में बने पहले इंडियन फैक्ट्री एक्ट तथा 1891 में बने दूसरे इंडियन फैक्ट्री एक्ट को किन औद्योगिक क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया? चाय और कॉफी, क्योंकि वो अंग्रेजों के अंडर में थे, वहां कैसे लागू करते? नहीं करते। 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में भारतीय दस्तकारों और शिल्पकारों के पतन के प्रमुख कारण थे इंग्लैंड में आयात की जाने वाली मशीन निर्मित वस्तुएं, इंग्लैंड से, करेक्ट है। ब्रिटेन तथा यूरोप में भारतीय वस्तुओं के आयात पर लगाए गए उच्च आयात शुल्क, करेक्ट है। भारतीय शासकों पर ब्रिटिश कंपनी का शासन, ये भी करेक्ट है। भारत में रेलवे का विकास, ये भी करेक्ट है। औपनिवेशिक काल में भारतीय कृषकों के पतन के प्रमुख कारण थे, जो ऊपर के थे वो सारे ही हैं, बस उनके नाम बदल दिए गए हैं। उच्च भू राजस्व, बिल्कुल। नई कानून प्रणाली, बिल्कुल, या नई कानून राजस्व नीति, कृषि का वाणिज्यीकरण और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी औद्योगिकरण। अच्छा ये बताओ, अरे मैंने तो ये तुम्हें इकोनॉमी में पढ़ाया था, इकोनॉमी में सबसे पहले यही पढ़ाया था। देखो, भारत में अंग्रेजों के आने से पहले या मुगलों के समय में कुटीर उद्योग अपने चरम पर था। कॉटेज इंडस्ट्री इंडिया की सबसे बेस्ट थी पूरे वर्ल्ड में, जिसकी वजह से लगभग 50% दुनिया भर की जो जीडीपी थी वो भारत से आती थी। लेकिन इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई। अब औद्योगिक क्रांति की वजह से वहां मशीनों से सामान बनाया जाने लगा, जो कि ज्यादा टिकाऊ और अच्छा भी होता है। सस्ता तो वो था ही, अच्छा भी था, और तो इसलिए अब वो सामान भारत में आने लगा बिना शुल्क के। भारतीय सामान शुल्क लग के इंग्लैंड में जाने लगा, जो कि महंगा हो गया। हाँ 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 नमस्कार। हाँ
देखो मैंने नहीं हटाया और ना ही मैंने हटवाया, केवल ये था इनकी जो कक्षाएं हैं वो 45 कक्षाओं का पेमेंट जा चुका है। हाँ, उपाम के अनुसार कक्षाएं इनकी 17 ज़्यादा हैं, जिनमें से 10 का चला गया। उपाम के अनुसार 35 कक्षाएं का जाना चाहिए, 52 कक्षाएं इनकी हो जाएंगी। 45 का चला गया। हाँ, तो ये इसमें है, मैंने ये चीज सर को बताई थी। अब सर ने उसमें क्या निर्णय लिया वो तुम्हें पता होगा। नहीं, 7 का कितना कर दिया? हाँ तो ठीक है, फिर 6 का निकाल। हाँ 6 का निकाल दो। चलो ठीक है, नेक्स्ट बताओ इसमें क्या क्या क्या। हाँ, कुटीर उद्योग कर रहा था ना, तो अब भारत के, अब एक तो राजा रजवाड़े खत्म हो गए जो कि कुटीर उद्योगों को सपोर्ट करते थे, उनकी आवश्यकता की वस्तुएं अब ब्रिटिश गुड्स होने लगी। भारतीय जनता की मांग बदल गई, ज्यादा टिकाऊ वस्तुओं की ओर हो गई। भारतीय सामान अपने आप महंगे हो गए, भारतीय जनता की परचेजिंग पावर कम हो गई। इस वजह से जो भारतीय उद्योग थे वो पूरी तरीके से समाप्त होने लगे और ब्रिटेन से जो आयात होना था वो बढ़ गया। इसी को बी औद्योगिकरण कहा गया। रेलवे ने इसमें इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। नई कानून प्रणाली, देखो नई कानून प्रणाली तथा नई राजस्व नीति। कानून प्रणाली ये थी, कानून प्रणाली इस तरीके से बनाई गई थी जिससे ब्रिटिश इंटरेस्ट को संरक्षित किया जा सके। नए कानून आईपीसी, सीआरपीसी और जो भी नए कानून व्यवस्था बनाई गई कॉर्नवालिस के समय में, वो पूरी, मैं बोल तो लूं, उससे पूछो क्या पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक है ना, तुम बीच में तो बोल के ना, और मेरा फ्लो टूट जाता है, तो तुम बीच में कूद जाते हो। मैंने तो कितनी बार मना किया है कि तुम बीच में मत कूदा कर। देखो नई कानून व्यवस्था ने क्या किया कि ब्रिटिशर्स का जो इन्वेस्टमेंट था, भारत में जो निवेश हो रहा था, उसे संरक्षित कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ले आए जिसकी वजह से संविदा होने लगी, और संविदा को तोड़ने से, अगर संविदा को तोड़ा जाता तब फिर जेल हो जाती। लेकिन चूंकि भारतीय जनता अशिक्षित थी तो संविधाएं हमेशा अंग्रेज मालिकों के फेवर में होती थी या महाजनों के फेवर में होती थी। जो कानून बनाए गए वो अंग्रेजी हितों के अनुसार बनाए गए। भारतीय जो कानून थे उनको कोई ध्यान उसकी तरफ नहीं दिया गया, कानून व्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। नई अंग्रेज कानून व्यवस्था यहाँ पर लेके आई गई। क्या भारत में सीआरपीसी थी पहले? आईपीसी थी? नहीं थी सामान्यतः। और जो सिविल लॉज थे, उन सिविल लॉज में भी बाद में इंटरवेंशन कर दिया गया। जो नागरिक कानून थे, जैसे इस्लाम के लिए हदीद का चलता था और हिंदुओं के लिए मनुस्मृति या बाकी जो यहाँ की स्मृतियां थी उनके आधार पर कानून चलता था। दाय भाग और एक वो थी, दाय भाग एक तो चलता था और एक और था, जीमूत वाहन का दाय भाग था और एक और था, चलो याद आ जाएगा मेरे। वो दो कानून थे जो कि भारत में चलते थे सिविल लॉज के मामले में, पैटर्नल लॉज के मामले में, वो सब बदल के ब्रिटिश। और उनका कारण केवल यही था क्योंकि अंग्रेज उन कानूनों से जानते थे, उनको बहुत अच्छे से समझते थे। उनके निवेशों को संरक्षित करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए वो कानून बनाए गए थे। इससे भी भारतीयों का शोषण हुआ क्योंकि भारतीय जनता पर वो कानून लागू किए गए जिन कानूनों से उनको कोई मतलब नहीं था, जिन कानूनों को वो जानते ही नहीं थे। इसलिए वकीलों की उत्पत्ति हुई। भाई मैं हूं, मैंने कोई जुर्म कर दिया तो मैंने क्या जुर्म किया इसको मुझे पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए। और मैंने नहीं किया या किया इस बात का भी मुझे कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि सजा तो मुझे मिलेगी।
लेकिन कोर्ट में खड़ा कौन होता है आज? वकील साहब, जिन्हें दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता। उन्हें केवल इस बात से मतलब होता है कि भाई दे दो। एग्जैक्टली, इसीलिए ना आपसे कोई वकालतनामा साइन करवा लेते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी आपने वकील साहब को दे दी। अब आपका जो फांसी का फंदा है वो आप बरी होंगे या जेल जाएंगे, वकील साहब के ऊपर निर्भर करता है। तो वकील साहब ही बात करते हैं जो करते हैं, उसमें वकीलों की उत्पत्ति इसी वजह से। अदरवाइज तो ये होना चाहिए कि भाई मैंने जुर्म किया तो मैं अपने आप को डिफेंड करूं कि हाँ जी मैंने नहीं किया, लेकिन मैं कब कर पाऊं? जब मुझे कानून की जानकारी हो। हम रोज कितने कानून तोड़ते हैं और हमें ही नहीं पता हो। हर व्यक्ति सुबह से शाम तक कानून तोड़ता है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता। ये आप व्हीकल इंश्योरेंस करवाते हो ना, अगर ये इंश्योरेंस की टर्म एंड कंडीशन आप पढ़ लो, एक को तो मिलेगी ना। कोई व्यक्ति एक्सीडेंट इंश्योरेंस का तब ज्यादा लायबल है उसने हेलमेट पहना हो, ग्लव्स पहने हुए हो, एल्बो और इनके ऊपर गार्ड लगाए हुए हो, नी गार्ड उसने लगाए हुए हो, जो शूज हैं वो स्पोर्ट्स शूज पहने हुए हो, वो तब उसको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का क्लेम मिल सकता है। 125 स्पीड के ऊपर अकॉर्डिंग होगा नहीं, आपको क्या नहीं स्पीड का कोई मतलब थोड़ी है, प्रोटेक्टिव गियर मतलब ये सब कुछ उसने पहना है तब जाके वो इंश्योरेंस देने के लिए लायबल है, उसको अगर कोई चोट लगी है, अदरवाइज तो नहीं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कानून का हम लोग रोज तोड़ते हैं और उसके बाद हमें पता ही नहीं होता ये कानून है। अब देखो आपको भी हो सकता है आज ही पता चला होगी, कई लोगों को आज ही पता चला होगा कि तब ऐसा होगा तो तब ये स्थिति बनेगी। तो ये सब चीजें हैं उसमें, तो इस वजह से हम लोग वकीलों को हायर करते हैं। सर ये हाई लैंड रेवेन्यू की जगह हाई लैंड टैक्सेशन होना चाहिए था क्या? हाई लैंड रेवेन्यू तो मतलब वो है जो उत्पादन हुआ। देखो लैंड रेवेन्यू, हाई लैंड रेवेन्यू, लेकिन भू राजस्व लिखा हुआ है तो इसमें रेवेन्यू ही आना चाहिए राजस्व के लिए, तो टैक्स कर ही आता है, तो कर की वजह से ही तो होगा ना कम। अरे रेवेन्यू जब राजस्व लिखा हुआ है, कर थोड़ी लिखा हुआ है हिंदी में। नहीं सर, डाउनफॉल तो फार्मर्स का हाई टैक्सेशन की वजह से तो होगा ना। अब रेवेन्यू किसको मिला? वो अच्छा इस सेंस में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बीसवा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल द ओल्ड जमींदारीज ऑफ बंगाल एंड मद्रास वर डिस्ट्रॉयड। बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि जमींदारी बिकने लगी थी, बोली लगती थी, पुराने सब पीछे हो गए, नए महाजन आ गए। Next, the spread of zamindari system during the British period led to the rise of middlemen. Correct. Zamindars and landowners supported the struggle of Indians for freedom. नहीं, एक मिनट, ये भी करेक्ट है। नहीं सर, ये तो ब्रिटिश के साथ थे। एक मिनट, जमींदार्स एंड लैंडओनर, रुक जाओ यार। जमींदार्स एंड लैंडओनर सपोर्टेड द स्ट्रगल ऑफ इंडियंस फॉर फ्रीडम। नए वालों ने नहीं किया था, पुराने वालों ने जरूर किया था। अब इसमें नए पुराने साहब, मैं कैसे करूं? इसके नीचे चला जाऊं, जगह तो मुझे यही दिख रही है। देखो ये इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है क्वेश्चन में। अब चूंकि इसमें नया पुराना नहीं लिखा हुआ, हम इसमें ऊपर के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, जो ऊपर के दोनों चीजें हैं, द स्प्रेड जमींदार्स ऑफ बंगाल एंड मद्रास वर डिस्ट्रॉयड, यानी अब जमींदार नहीं बचे बंगाल और मद्रास में, तो इसका मतलब ये था जब जमींदार नहीं बचे तब फिर वो समाप्त हो गए, तो नए वालों की बात हो रही है इसका मतलब। तो जमींदार्स एंड लैंडओनर सपोर्टिंग द स्ट्रगल फॉर इंडियन मूवमेंट्स, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नए वालों ने सपोर्ट नहीं किया था, पुराने वाले तो बर्बाद हो गए थे। अब ये एक और दो सही है, ठीक है। वैसे इसमें होना ही चाहिए था ओल्ड और न्यू लिखा जाना चाहिए। सर ये जो भू राजस्व वाला है, अगर लैंड रेवेन्यू ज्यादा होगा तो उसमें कुछ पार्टी तो फार्मर्स को देना है। अरे भाई साहब, डिक्लाइन कैसे होगा फार्मर्स का?
डिक्लाइन ऐसा होगा कि रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट होगा ब्रिटिश फॉर्म। अच्छा, ये लोग के बाद भी तो ज्यादा बचेगा पहले से भाई। तो जमींदार का बचेगा भाई, किसान का नहीं बचेगा। हाईलैंड रेवेन्यू किसके कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? जब इसमें मूल राजस्व की बात हो रही है तो राजस्व क्या होता है? किसको मिलता है राजस्व? सरकार को मिलता नहीं मिलता? किसने लगाया होगा? फिर उसका फर्क किसके ऊपर पड़ा? फार्मर्स के पास कुछ नहीं छूट रहा है, पहले से कितना छूट रहा होगा। हाईलैंड रेवेन्यू पढ़ा है तुमने इतिहास? पढ़ा है मैंने, लेकिन इतना गहराई से नहीं पढ़ा। क्या पढ़ा है? कितने कितने रेवेन्यू सिस्टम थे और कहाँ है? रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। रैयतवाड़ी क्या था? कहाँ पे था? पढ़ना पहले। साउथ में जमींदार नहीं थे। अरे तो जमींदार बन गए ना नए। रैयतवाड़ी सिस्टम में डायरेक्ट किसानों से वसूल किया जाना था, है ना? अब किसान से अब क्यों किया जाना था ये सिस्टम? वो क्यों बदला उन्होंने? इसलिए बदल एक तो गलत बोलते हो, ऊपर से बीच में मुझे रोक देते हो। देखो, परमानेंट सेटलमेंट में खर्चा ज्यादा हो रहा था सरकार का, इनकम कम हो रही थी, फायदा हो रहा था जमींदारों को, उसका जो भी इनकम ज्यादा हो रही थी। सरकार को लगा कि हमने बेवकूफी कर ली, हमें लाभ होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया, एक काम करते हैं डायरेक्ट किसानों से लेते हैं। पुराना सिस्टम यही था। अब किसानों में भी किससे लिया जाए? तो किसी को नंबरदार बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। नंबरदार यहीं से आए। आज जो पीछे लिख लेते हो मुझो के पीछे नंबरदार, वो नंबरदार ये नंबरदार थे। हाँ, नंबरदार। तो जनरली वो अब किसी एक को अथॉरिटी दे दी गई, भाई ठीक है आप ये करोगे कि सारे गांव के जो लोग हैं उनको एक लाइन में खड़ा करोगे और सब जब राव साहब आएंगे तो सब राव साहब को नंबर से अपना पैसा देंगे जो भी उनका है। इसलिए दक्षिण भारत में भी कुछ ऐसे चेट्टियार या चेट्टी महाजन, चेट्टी सेठी वही थे, चेट्टियारों की उत्पत्ति हुई। अब चेट्टियारों ने क्या किया कि बाद में अब किसान के वहां, क्योंकि 80% तक लगान था और उसमें कभी कभी अगर इरिगेशन का भी जोड़ देते थे तो बढ़ के 85% तक हो जाता था, किसानों का कोई बचता ही नहीं था। तो किसान क्या करने लगे? उन्होंने जमीनें छोड़ दी। उन्होंने सेठ जी से या चेट्टी जी से लोन लिया था पे करने के लिए, बाद में जमीन यूं नहीं ले ली कि भैया तुम ही ले लो, हमारे बस की नहीं, हम तो तुम्हारे ही नौकरी कर लेंगे। अब जमींदार कौन हो गया? इसी को कहा अनुपस्थित जमींदारी प्रथा, है ना? एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म ये आई थी। ताल्लुकदार भी यही थे। दक्षिण भारत में जमींदारों को ताल्लुकदार कहते थे। क्या था? 20 का 3, हाँ ये कंप्लीट हो गया, ये गलत है, इसे 20 का C ठीक है, 1 और 2 दोनों ठीक है ना, क्योंकि इसमें नयों की बात हो रही है। पुराने तो ऊपर ही कहते हैं उन्होंने डिस्ट्रॉय हो गए। इसमें करेक्ट ये होना चाहिए, मेंशन इसमें न्यू होना चाहिए, अगर न्यू है तो। नेक्स्ट इसमें लिखना, देखना which of the following statement is are correct. The British government did not take upon itself the responsibility of reforming and modernizing agriculture. Correct है? The British government established agriculture colleges in Bengal, Bihar, Odisha and Sindh to increase agriculture productivity. ये तो गलत है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि जो इंग्लैंड में नीड थी एग्रीकल्चर की या प्राइमरी प्रोडक्ट्स की, उनके लिए किया गया था। ऐसी फसलों के ऊपर रिसर्च किया गया, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च उसी समय बना था। ये इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था, IPAR कहते थे इसे। हाँ तो ICAR, लेकिन वहां पर इंडियन की जगह इंपीरियल वर्ड था, तो उसका गठन इसीलिए किया गया था। तो ये गलत है।
हाँ, अनैच्छिक विकास का स्तर कह सकते हैं बिल्कुल। जैसे रेलवे भी उसी में ही आता है और बाकी कुछ उद्योगों की उत्पत्ति भारत में इसी वजह से हो गई, टेक्नोलॉजी कुछ इंडिया में आ गई थी इसीलिए। नेक्स्ट देखना 22वें में, ब्रिटिश कैपिटल वाज इन्वॉल्व इन मोस्ट ऑफ द मॉडर्न इंडियन इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ये स्टेटमेंट है। अब इसका रीजन, ब्रिटिश कैपिटलिस्ट वर अट्रैक्टेड बाय द हाई प्रॉफिट पोटेंशियल इन इंडियन इंडस्ट्रीज। दोनों सही है। देखो, इंडस्ट्रियलिस्ट का प्रॉफिट कहां ज्यादा होगा? जहां लेबर की रेट कम हो। बताओ हाँ या ना? कच्चा माल तो हर जगह लगभग सेम होगा, लेकिन जहां मजदूरी की दरें कम होंगी वहां प्रॉफिट ज्यादा होगा। भारत में मजदूरी की दरें कम ही थी, आर्टिफिशियली कम बना के रखी गई थी, इसलिए प्रॉफिट ज्यादा था। बड़ा मार्केट माने हाँ, ये तो फिर इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए हुआ, इसका कॉस्ट से कोई मतलब नहीं हुआ। इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए एक मार्केट तो था ही भारत। भारतीय उद्यमियों को ब्रिटिश शासन के दौरान किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसी, करेक्ट है। ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसी होती थी एक, जो कि पूरी तरीके से इंडस्ट्रीज को मैनेज करने का काम करती थी। बैंक से मिलने वाली पूंजी, क्योंकि बैंक ब्रिटिश थे, वो हमें पैसा देते ही नहीं थे भारतीयों को, ये भी करेक्ट है। विभेदकारी दरें, ये हाँ वही है। रेलवे भाड़े की दरों में समानता, भाड़े की दरों में समानता, ये करेक्ट है। तीनों करेक्ट हैं। रेलवे में भाड़ा इंडियंस को अलग देना पड़ता था, ब्रिटिशर्स को अलग देना पड़ता था। What factors contributed to the integration of India in the 19th and 20th century? कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने एक ही जगह भारत को जोड़ा? रेलवे, मिलिट्री, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम। मिलिट्री तो जोड़ा थोड़ी, मिलिट्री ने तो तोड़ा। तोड़ा था नहीं तो मिलिट्री ने तोड़ा था ना। हाँ, वैसे मैं भी ये कह रहा था। तो 1, 3, 4 करेक्ट है। नेक्स्ट देखो 25। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत के विउद्योगीकरण के लिए उत्तरदायी था? गुमाश्ता के माध्यम से ब्रिटिश कंपनियों का हस्तक्षेप, करेक्ट है। देखो, ब्रिटिश कंपनियां जब भारत में आई तो वो यहाँ पे नहीं जानती थी सामान कहाँ मिलेगा। जैसे आप दिल्ली में जाओ गफ्फार मार्केट में कुछ खरीदने और आप नए हो तो आपको वहां लूट ही लेंगे लोग। लेकिन अगर वहां किसी कोई जानने वाला है आपका, पहले कोई 2-4 बार गया है, तो फिर आप ठीक दाम पे चीजें खरीद लाएंगे। उसको आप गुमाश्ता कह सकते हो, जो आपको दिलवा के लाएगा सामान। तो गुमाश्ते जो होते थे, ये इनको अंग्रेजों को, जो गिल्ड सिस्टम था पहले भारत में, श्रेणियों के पास लेके जाते थे जो सामान बनाती थी, और उनको एडवांस में पैसा दिलाते थे। वो सामान बनाती थी अंग्रेजों के लिए एक्सक्लूसिवली, और फिर ये उनको बेचते थे। ये उनसे श्रेणियों से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे अंग्रेज कि ये सामान जो आप हमें बेच रहे हो किसी और को नहीं बेचोगे। वो कहते थे ठीक है जी, नहीं बेचेंगे, इतने पैसे दो हमें। तो गुमाश्ते थे। गुमाश्ते क्या करते थे? गुमाश्तों को फिर ये लोग बीच में कुछ पैसा देते थे, जिससे वो इस चीज को बना के रखें, दोनों का संपर्क बना रहे। तो गुमाश्ते थे। देशी राजाओं, राजघरानों का पतन, करेक्ट है। भारतीय व्यापारियों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण नीति, ये भी करेक्ट है। भारतीय व्यापारियों को भेदभावपूर्ण नीति उनके खिलाफ होती है। निम्नलिखित में से किन राष्ट्रवादियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण के रूप में एक आलोचनात्मक लेख औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था प्रस्तुत किया? देखो, सर सैयद अहमद खान का इसमें कोई मतलब नहीं था। महादेव गोविंद रानडे ने, दादा भाई नौरोजी ने किताब लिखी थी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। हाँ, ऑप्शन से भी हो जाएगा। अच्छा, ये बताओ, इसके पार्ट्स थे या एक ही किताब थी? इसके कुछ पार्ट्स थे या किताब एक ही थी? पार्ट्स थे। इसके 3 भाग थे। एक था इसका लेटर था, उन्होंने एक लेटर लिखा था, वॉन्ट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, और एक था इंडियाज डेब्ट ऑन इंग्लैंड।
और एक तीसरी थी ये पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये 3 पार्ट थे। महादेव गोविंद रानडे ने इसके ऊपर कमेंट्री लिखी और रोमेश चंद्र दत्त ने भारतीय अर्थव्यवस्था का फिर से एक रिव्यू किया था बाद में इंडियन इकोनॉमी के नाम से, भारतीय अर्थव्यवस्था, रजनी पाम दत्त का है। तो इन तीनों का मतलब था उसमें, सर सैयद अहमद खान का इससे कोई मतलब नहीं था। महलवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से भू राजस्व के आकलन के विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों तथा अधिकारों को ध्यान में रखा गया था? बिल्कुल नहीं रखा गया था। नहीं। ग्राम प्रधान को जमींदार से ग्राम प्रधान थे ही नहीं, समाप्त थे। राजस्व मांग को निश्चित कर दिया गया था, ये करेक्ट है। देखो महलवाड़ी व्यवस्था उत्तर और मध्य प्रांत में, उत्तर पश्चिम प्रांत में, जिसको हम लोग आज उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, मध्य प्रांत में लागू की गई। भारत के लगभग 33% पर ये लागू थी ये व्यवस्था। और इसे विलियम बेंटिक के समय में पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश यानी पूरे क्षेत्र में लागू किया गया बृहद स्तर पर 1829 में, शायद जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं। और 2 लोग थे इससे जुड़े हुए जो विलियम बेंटिक के सलाहकार थे उस समय, शायद रीड और मुनरो। हॉल्ट मैकेंजी से जुड़े हुए थे। सहारनपुर रेगुलेशन उन्होंने पारित किया था हॉल्ट मैकेंजी ने। इसमें महलवाड़ी व्यवस्था में गांव निर्धारित कर लिए गए थे। एक राजस्व का जो केंद्र था वो गांव बनाया गया। गांव में एक आदमी को नियुक्त कर दिया गया, जिसे हम लोग नंबरदार के नाम से जानते हैं। उसका काम होता था पूरे गांव से राजस्व वसूल करना और कोठी पे लेके आना डीएम के यहाँ। कलेक्टर जो होते थे सामान्यतः वो उन्हीं को राव साहब या रायजादा या जो भी उनको कहते थे, तो वही इसको कलेक्ट करने का काम करते थे, इसीलिए उन्हें कलेक्टर बोला गया था। तो वहां पर देखे आने क्या वो कलेक्टर के यहाँ तो कोई जाते क्या होंगे, कलेक्टर के यहाँ नहीं जाते थे, बल्कि जो ब्रिटिश दूसरे अधिकारी थे राजस्व वसूल करने वाले, जैसे लिपिक या ये पटवारी जिनको हम लोग बोलते हैं, इनको वो देते थे। ये इसमें सिस्टम था। इसके बदले में अंग्रेजों को कोई खर्च नहीं करना पड़ता था। इसमें राजस्व की दर लगभग 60% तक होती थी। 50% तो निर्धारित थी ही, 10% उसमें सिंचाई वगैरह का टैक्स भी लगा देते थे। तो कुल मिलाकर 60% तक इसमें दर रखी गई। उत्तर भारत में, मध्य भारत में ये लागू थी। सहारनपुर रेगुलेशन के नाम से इसमें रेगुलेशन बाद में इसमें सुधार किए गए जब यहाँ पर अकाल वगैरह पड़े। तो सहारनपुर रेगुलेशन के नाम से एक रेगुलेशन बना था, जिसके बाद यहाँ पर उसकी दर को कुछ कम किया गया था, राजस्व की दर को। 1857 के बाद भी कुछ दर कम हो गई थी यहाँ पे महलवाड़ी सिस्टम में। ठीक है, फिर इसका आंसर ये होगा ना, तीसरा होगा। मैंने पढ़ा ही सवाल। कौन सा महलवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में डी होगा? नहीं सर, नॉट करेक्ट पूछा है ना। सही नहीं है। अच्छा, कौन सा सही नहीं है? देखो इसमें होगा, इसका आंसर सही करे डी। इसमें नहीं है कोई सा भी सही, इसका आंसर ठीक करो डी। इसमें सारे गलत हैं। समय समय पर संशोधित कर दिया जाता था, इसलिए इसका आंसर डी है। समय समय पर संशोधित किया गया, आंसर करेक्ट डी। 1 2 3 तीनों ही गलत हैं। ग्राम प्रधान को जमींदार से अधिक महत्व था। नहीं, ग्राम प्रधान कहाँ था? महलवाड़ी व्यवस्था में ग्राम प्रधान थे क्या? थे। अगर वो नंबरदार था भी तो वो चुना जाता था क्या? कैसे आप बातें कर देते हो? कहीं है, कहीं पढ़ा है? ये मुझे बताओ, ग्राम प्रधान पढ़ा है कहीं पर? पढ़ा है कहीं? कहाँ पढ़ा, दिखाओ। यहाँ नहीं है, मुझे व्हाट्सएप करना। ग्राम प्रधान कहाँ पढ़ा, किस किताब में पढ़ा?
किताब का नाम तो बताओ मुझे। ठीक है कि ग्राम प्रधान थे महलवाड़ी व्यवस्था में। ये तो भारत में 1991 में है। The village head was given more importance than the landlord। अरे नहीं, विलेज हेड कौन था भाई? लैंडलॉर्ड और विलेज हेड एक ही बात थी। सामान्यतः वो व्यक्ति, एक व्यक्ति होता था जो कि सारे गांव का इकट्ठा करके रेवेन्यू पटवारी की मदद से देता था, तो वो भी एक जमींदार की तरीके से ही था, उसको उसके बदले में कुछ दे दिया जाता था थोड़ा बहुत। विलेज हेड की युक्ति तो हुई नहीं थी इसमें। ग्राम मुखिया इसे कह सकते हैं हम लोग, ग्राम प्रधान नहीं, ग्राम मुखिया लिख सकते हैं इसे। अरे मैं ग्राम प्रधान कह रहा हूँ, अब ग्राम मुखिया कहते हो तुम जो व्यक्ति चुना जाता है। मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ, मैं अंग्रेजी में तो मैंने पढ़ा ही नहीं। मैं इसीलिए तो जान रहा हूँ ग्राम प्रधान है कौन और कब आया था इसमें ग्राम मुखिया होना चाहिए था। ये प्रधान भी इसमें गलत लिखा हुआ है। जब प्रधान आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्टेड पर्सन तो था ही नहीं। मुखिया वो होता था जिसे जो इस बात की जिम्मेदारी लेता था कि भाई हाँ मैं इसका सारा कलेक्ट करके इकट्ठा करूंगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति भी था तो फिर उसकी शक्ति जमींदार से ज्यादा कैसे हो सकती है? किसके पास? जमींदार, उसके पास लैंड थी ही कहाँ पढ़ा तुमने? मुझे पहले ये बताओ। बहस करने का आधार कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होना चाहिए कि जहां मैंने कहीं कुछ पढ़ा है। आर्ग्यूमेंट वही होनी चाहिए विद रिसोर्स। और ऐसे थोड़ी तो चलता है ये। रिसोर्स बताओ मुझे, तुम कहां से पढ़ा? जब कोई ग्राम मुखिया होंगे तो फिर तो जमींदारी प्रथा तो खत्म हो गई। जमींदारी प्रथा थी ही नहीं। जमींदारी सिस्टम देखो, ये नाम तीनों ही जमींदारी सिस्टम के ही हैं। जमींदारी सिस्टम का मतलब है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की व्यवस्था। जमींदार कौन होता था? जमींदार वो थोड़ी होता था जिसके नाम सारी जमीन होती थी। जमींदार वो व्यक्ति था जो अंग्रेजों द्वारा निश्चित रेवेन्यू को कलेक्ट करके और उनको पहुंचाने के काम करता था। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से सिस्टम को लागू किया गया। कहीं पर सुनने का मतलब कोई नाम निशान नहीं है, कहीं पर अब इसी में कुछ बदलाव कर दिए गए। इसमें बदलाव ये किए गए, जब शुरुआत में अंग्रेज भारत में आए तब उन्होंने इस व्यवस्था को अलग तरीके से लागू किया, जहां जमींदारों को ही सब अधिकार दे दिए गए। बाद में जब उनको पता चला कि ये गलत हो गया, तब उन्होंने इस व्यवस्था में कुछ बदलाव किए। इस अधिकार को पहले सब रैयतों में बांट दिया गया, बाद में उस रैयत में भी एक आदमी को अधिकार दे दिया गया, भाई ठीक है आप सबको लेकर आओगे और हम लोग आपसे वसूल करेंगे। जब ये व्यवस्था दक्षिण भारत में ठीक लगी, उत्तर भारत में महलवाड़ी के रूप में इसे और पुष्ट कर दिया गया। जहां उस व्यक्ति को अधिकार नहीं था दक्षिण भारत में जो कलेक्ट सबको लेके जाता था, अब यहां उसे अधिकार दे दिए गए कि भाई आपको सबका कलेक्ट करके आप दोगे। ये महलवाड़ी सिस्टम हो गया। अब ये था क्या? तो सब में कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है, लेकिन जिम्मेदारी किसके ऊपर है? एक आदमी के। परमानेंट सेटलमेंट में उसको अधिकार थे, बाकियों में उसको अधिकार नहीं थे। लेकिन यहां से जमींदारी थोड़ी खत्म हो गई थी। क्या पुराने जमींदार खत्म हो गए थे? अरे बस उनके अधिकारी तो कम हुए थे, समाप्त थोड़ी हो गए थे। जमींदार अगर यहाँ पर खत्म हो जाते तो जमींदारी अबॉलिशन एक्ट बनता भारत में। तो इम्पोर्टेंस, उनकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगी क्या? चलो इस बात को छोड़ो, फिर मुझे ऑथेंटिक रिसोर्स कल लिखाना। कल अपनी मेरी मुझे बताओ कहाँ पढ़ा था? कौन सी मैम ने पढ़ाया था? तो उनसे उनका कांटेक्ट नंबर तो होगा, उनसे वो बुक पूछना कि मैम हमें ये बताइए कि क्या महलवाड़ी व्यवस्था में जमींदार यहाँ से समाप्त हो गई थी? अगर दो दल हैं, एक पहला है एक पुराना है एक नया है, मान लीजिए, ये कहीं पर लिखा हुआ है कि वो जो पुराने जो थे उनकी इंपॉर्टेंस कम कर दी गई थी, नए को इंपॉर्टेंस ज्यादा दे दी गई थी।
कैसे कम हो जाएंगे? कुछ तो किया गया होगा ना। हेडमैन को बोल देगा ना कि तुम कलेक्ट करोगे, जमींदार को बोल देगा तुम नहीं करोगे। जमींदार कलेक्ट नहीं करेगा और हेडमैन कलेक्ट करेगा, ये था। तो कहीं रिटर्न में कुछ ऐसा दिया गया होगा, वो बताओ मुझे कहाँ पे था रिटर्न में। कोई बात नहीं, कल देख लेंगे मुख्यमंत्री। मुझे ना ये चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। उसका रीजन ये है, जब हम लोग कोई आधार दे रहे हो किसी चीज के ऊपर, हम लोग आर्ग्यू कर रहे हो, तो विद रेफरेंस वो आर्ग्यू होना चाहिए। मुझे ये बताओ, गांव में प्रधान कौन बनता है आज भी? कोई ऐरा गहरा ही है गांव का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति। हेडमैन कौन बनेगा? ऐसे मतलब कुछ भी कहने से, टीचर ने कुछ भी बोला और कुछ भी उन्होंने कह दिया और आपने मान लिया। उनसे ये पूछा गया, आपने कहा कि भाई ये बताओ मैम, जब भारत में 1952 में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम में, क्यों फिर उसमें बदलाव किए गए? क्यों 1992 में या 91 में जो चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आए, वो क्यों लेके आए? क्योंकि समाज का केवल एक वर्ग ही सारे अधिकार ले रहा था। अगर महलवाड़ी व्यवस्था में उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति को हेडमैन बनाया होगा, तो वो क्या सामान्य व्यक्ति सामान्य नहीं था या वहां का जमींदार था पहले से उस गांव का? चलिए इसमें नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये मैं इसलिए तुम लोगों को समझा रहा हूं, आर्ग्यू तब करना, नहीं तो इंटरव्यू में ना वो तुम्हें एकदम से कहेंगे कि ठीक है ओके थैंक यू जाइए, और वहां वो पेंसिल घुमाते उनको 2 मिनट नहीं लगते। ये मैं बता रहा हूं, आप कभी आर्ग्यू में मत जाना। एक स्माइल देके अगर कहीं आप सही भी हैं, तब हालांकि सही होना उनके सामने बहुत गलत होता है, लेकिन अगर आप सही भी हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है, तो फिर भी आप एक स्माइल दीजिए और बस चुप हो जाइए। वो यही जानना चाहते हैं कि आप में क्या क्षमता है, आप कहाँ जाते हो। अगर आप आर्ग्यू में चले गए थे तो फिर उनको लगेगा कि ये है ही नहीं। लास्ट इसमें देखना, अफगान के संदर्भ में अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई विभिन्न नीतियों के संबंध में निम्नलिखित नीतियों पर चर्चा कीजिए। गौरवपूर्ण पाठ्यक्रम की नीति किसकी थी? इसमें से कौन से सुमेलित हैं? कुशल अकर्मण्यता की नीति, अग्रगामी नीति। अग्रगामी नीति लॉर्ड ऑकलैंड की थी। कुशल अकर्मण्यता की नीति जॉन लॉरेंस की थी, और गौरवपूर्ण पाठ्यक्रम की नीति लिटन की। एक और इसी के बराबर में है। लॉटरी समिति संबंधित थी शहरी नियोजन से। देखो नो जरूर शहरों के लेवल पर सबसे